क्लास में। तो दोस्तों हाजिर है आप सभी के सामने लेकर लाइव क्लास हिंदी की। तो टॉप 50 आपके सामने क्वेश्चंस हम आज शेयर करेंगे। तो आप सभी अपना जवाब जल्दी से कमेंट कीजिएगा, ठीक है, फटाफट से। तो एक बार मैं सभी का वेलकम करता हूं। सभी को बता दें आज जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हैं, आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। और प्रयास कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। आप लोग देखिए कितने प्रश्न जो हैं सही कर पाते हैं, इसके बारे में आप सभी जल्दी से कमेंट कीजिएगा। सभी को बता दें क्लासेस रोज़ आपकी 9:30 बजे चलती है। तो जो फ़र्स्ट टाइम विज़िट करते हैं उन लोगों को हो सकता है नोटिफिकेशन नहीं आती है, ठीक है, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन नहीं प्रेस किया है। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी प्रदेश की बोली है? तो भाई पहाड़ी प्रदेश की बोली आपकी इनमें से कौन सी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जी, नमस्कार इंद्रजीत जी, कैसे हैं सभी का? सर टाइम क्लियर नहीं भाई। अलका जी टाइमिंग रोज़ 9:30 बजे की है। चलिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। कौन सी पहाड़ी प्रदेश की बोली है? देखिए दोस्तों होता क्या है कि आपका कुमाऊनी एवं गढ़वाली पहाड़ी प्रदेश की बोलियां हैं, ठीक है। बांगड़ू एवं ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की, और जबकि अवधी पूर्वी हिंदी की भाषा है, ठीक है। जो अवधी है आपकी पूर्वी हिंदी की। सही आंसर क्या है आपका? कुमाऊनी। कुमाऊनी क्या है आपका? ये पहाड़ी प्रदेश की बोलियां हैं, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त स्वर है? तो इनमें आपका जो भी संयुक्त स्वर दिख रहा हो आप सभी अपना ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए और कमेंट में अपना जवाब दीजिए। चलिए बहुत ही लाजवाब, बिल्कुल, थैंक यू। देखिए दोस्तों ए, ऐ, ओ, औ ये आपके संयुक्त स्वर होते हैं, ठीक है। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ ये सभी आपके दीर्घ स्वर होते हैं। लेकिन छोटा, छोटी, छोटाऊ और री ये आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। सो सही आंसर क्या है आपका? औ। औ आपका क्या है? संयुक्त है, ठीक है दोस्तों। औ जो है आपका यानी कि यह क्या है आपका? अ प्लस ओ, औ। जी हाँ, बिल्कुल सी सही है। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? क वर्ग का उच्चारण स्थान दोस्तों होता है कंठ। क्या होता है? कंठ। अगला देखिए, ए, ऐ वर्ण क्या है? ए, ऐ वर्ण किससे उच्चारित होते हैं? तो दोस्तों ए, ऐ जैसा कि हम बोल रहे हैं तो समझ में आ रहा है यह आपका कंठ तालव्य है। कंठ तालव्य में ए और ऐ आते हैं, जिनका उच्चारण कंठ एवं तालु दोनों के माध्यम से होता है, उसे कंठ तालव्य कहते हैं। अगला, देवेश में कौन सी संधि है? देवेश, भाई देवेश में आपकी कौन सी संधि है? अगर इसका संधि विच्छेद करें तो देव प्लस ईस हो जाएगा। तो अ प्लस ई मिलकर क्या बन गए? ए बन गए, है ना। तो इसका मतलब यह आपका गुण संधि होगा। क्या होगा? गुण संधि। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है षड दर्शन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? षड दर्शन, तो षड दर्शन का संधि विच्छेद कीजिए तो क्या होता है? षड मतलब कि 60, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा आपका, मैं लिख दे रहा हूँ जिससे आपको क्लियरली दिख जाए, ये होगा षट प्लस दर्शन, ठीक है। ये होता है सही उत्तर। देखिए होता क्या है, ट का आपका बदल जाता है, चतुर्थ वर्ण आए, ठीक है। जी हाँ, यानी तीसरा, ट ठ ड, मतलब कि अगर ट है तो उसका तीसरा वर्ण हो जाता है। इस तरीके से इसका नियम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे षट प्लस दर्शन, छठवें में ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं, निह प्लस गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? या निह प्लस गुण किसका संधि विच्छेद है? तो दोस्तों यह आपके विसर्ग संधि का संधि विच्छेद है, और इसको हम जोड़ दें तो आपका बनेगा निर्गुण। क्या बनेगा? निर्गुण। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। जी धन्यवाद। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सी अशुद्ध वर्तनी है?
तो इनमें आपको जो अशुद्ध वर्तनियाँ हैं उसका चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप सभी अपना जवाब जल्दी से कमेंट करेंगे। तो देखिए आपको क्लियरली दिख रहा होगा दोस्तों, दिख रहा है कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है? हाँ, बहुत सुंदर, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी, संन्यास आपका अशुद्ध है। भाई अशुद्ध है तो शुद्ध कैसे होगा? अशुद्ध है तो शुद्ध कैसे होगा? संन्यास है ना। तो ये देखिए आपका शुद्ध जो होता है अंक की मात्रा भी लगती है, ठीक है, तो ये होगा आपका शुद्ध, ठीक है, ये होगा रॉन्ग। शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। यहाँ भी आपको शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है, तो जल्दी से पहचान कीजिए, अपना जवाब कमेंट कीजिए। और जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए 9 में सही आंसर क्या आ रहा है? विषाद। विषाद शुद्ध वर्तनी, वेरी गुड जी, बिल्कुल सही उत्तर है आप लोगों का। आप लोगों ने ऑप्शन ए दिया, बिल्कुल सही दिया है, क्योंकि विषाद ये आपका शुद्ध वर्तनी है दोस्तों, बाकी सभी आपका अशुद्ध है। भाई सतोगुण नहीं होता, सात्वगुण होता है। निर्दयी ही निर्दय होता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे ए ही सही है। संध्या ने कहा मनुष्य नश्वर है। संध्या ने कहा मनुष्य नश्वर है। तो इस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, किस चिन्ह का? जी बताइए सभी लोग, जल्दी से उत्तर बताइए। भाई संध्या एक लड़की जो है बताती है कि आपका कि मनुष्य नश्वर है, मनुष्य अस्थाई नहीं है इस पृथ्वी पे, उसका जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, ठीक है दोस्तों। 8 चलिए, बहुत ही लाजवाब। 10वें में ऑप्शन आया है ऑप्शन नंबर बी, अवतरण विराम। जी हाँ, देखिए इसे उद्धरण विराम भी कहते हैं, अवतरण विराम और उद्धरण विराम भी कहते हैं। ये वाला चिन्ह, ये वाला जो इसमें लगा है, ठीक है जी, एकल और युगल 2 तरह का होता है। अगला देखिए, छोटे बच्चे की मुस्कुराहट अत्यंत प्यारी है। इस वाक्य में मुस्कुराहट कौन सी संज्ञा है? छोटे बच्चे की मुस्कुराहट बहुत ही प्यारी है। बताइए इसमें आपका मुस्कुराहट कौन सी संज्ञा बनेगी? जी बिल्कुल सही उत्तर, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? चलिए चारों ऑप्शन देखिए, इसका आंसर बताइए। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? चारों ऑप्शन दिख रहे होंगे मुझे लग रहा है ना, बताइए। तो दोस्तों आप लोगों ने ऑप्शन अपना सिलेक्ट किया है डी ऑप्शन, खिलौना। तो स्त्रीलिंग आपका खिलौना नहीं, मतलब स्त्रीलिंग में नहीं आता खिलौना जो है, बाकी सभी स्त्रीलिंग में आते हैं। खिलौना खेला जाता है ना, कि खेली जाती है, भलाई की जाती है, हथेली चौड़ी है, टिकली लगाई जाती है। तो इस तरीके से आप उच्चारण करके उसका पता लगा सकते हैं कि वह आपका स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग। समझ में आया? बड़े अगले प्रश्न पे चलिए, वेरी गुड। तो देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो किस शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है? तो आप सभी इसका जवाब कमेंट कीजिएगा। जी बताइए किसका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है? तो सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर डी, सोना। सोना दोस्तों जो है हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। तो 13 का ऑप्शन नंबर क्या हुआ? डी। अगला देखिए, रानी चाकू से सब्जी काटती है, वाक्य में कौन सा कारक होगा? भाई चिन्ह दिख रहा है से, किसका चिन्ह होता है ये? कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण कारक होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, वाक्य में जो रेखांकित है वे आपका कौन सा सर्वनाम है? जो कोई शब्द है उसके नीचे अंडरलाइन है, तो बताइए यह आपका कौन सा सर्वनाम होगा? चलिए वेरी गुड, अनिश्चयवाचक। भाई कोई आ जाए मतलब कि कोई में तो कोई भी आ सकता है, कोई निश्चित तो है नहीं कि ज़रूरी कि वही आए, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे, मेरा कुत्ता काला है, वाक्य में काला कौन सा विशेषण है? मेरा कुत्ता काला है यानी ब्लैक है, तो बताइए यहाँ पे कौन सा विशेषण का प्रयोग हुआ है?
चलिए, बहुत ही लाजवाब उत्तर। सभी बता रहे हैं कि गुणवाचक, कुछ लोग विशेष्य विशेषण बता रहे हैं। चलिए, कुछ लोग बता रहे हैं सी। चलिए, अधिकतर लोग 16 में आंसर जो आया है 16 का बी। तो देखिए, इस वाक्य में काला शब्द विधेय विशेषण है। जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए सॉरी ये है, और जो ऑप्शन ए है विधेय विशेषण सही होगा। ठीक है, हाँ जी। तो अगला है, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ। तो मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? चलिए बताइए। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका जी, बिल्कुल ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है द्विकर्मक, मैं यहाँ 17 में ऑप्शन सी बताया द्विकर्मक, बिल्कुल सही है। देखिए, इस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है। वाक्य में लड़के को और वेद दो कर्म हैं। लड़के को और वेद यहाँ पे दो कर्म है, इसलिए यहाँ पे द्विकर्मक क्रिया सही उत्तर है। मैंने पुस्तक पढ़ी, यह कैसा वाक्य है? मैंने पुस्तक पढ़ी, यह कैसा वाक्य है? तो दोस्तों, यहाँ पे आपका होगा कर्तृवाच्य। क्या होगा? कर्तृवाच्य। ऑप्शन नंबर हुआ ए। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल सही। देखिए, क्रिया के जिस रूपांतरण से वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। अगला प्रश्न, वह जा रहा है, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा काल है? वह जा रहा है यानी कि तात्कालिक वर्तमान है ना, तात्कालिक वर्तमान में आता है, ये ऑप्शन भी सही है। निम्नलिखित में कौन सा स्थितिवाचक अव्यय है? स्थितिवाचक अव्यय कौन सा है भाई? स्थितिवाचक में जैसे कि आपका नीचे, ऊपर, ठीक है, सामने, अंदर, बाहर, ये सभी आपके स्थितिवाचक होते हैं। स्थिति मतलब कि आपकी पोजीशन क्लियर करता है, वो आपका स्थितिवाचक अव्यय कहलाता है। आंधी आई और पानी बरसा, इस वाक्य में और शब्द कौन सा अव्यय है? आंधी आई और पानी बरसा, तो जो और शब्द को जोड़ दिया गया, यह कौन सा अव्यय है? अव्यय की बात कर रहा है। चलिए बताइए जल्दी से इसका सही उत्तर। सभी लोग फटाफट से उत्तर दीजिए। तो 21 में आया है कि सर यहाँ होना चाहिए आपका समुच्चय बोधक अव्यय। जी बिल्कुल सही। होता क्या है पहले समझ लीजिएगा, थोड़ा मैं समझाते भी चलूँगा। जैसे कि यानी ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य से जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक कहते हैं, जिसे कंजक्शन भी तो कहते हैं, है ना। मोहन नहीं आने वाला है, इस वाक्य में नहीं कौन सा निपात है? मोहन नहीं आने वाला है, तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे सही उत्तर क्या है? नहीं आने वाला है। नकारात्मक शब्द दिख रहा है, नकारात्मक, तो नकारार्थक सही है आपका। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। मक्खी का तत्सम बताइए। मक्खी का तत्सम क्या होता है? चलिए इसका आप लोग बताइए। बताइए। मक्खी आपका तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम होगा आपका मच्छिका। मच्छिका सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। निम्नलिखित तद्भव युग्मों में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? जो त्रुटिपूर्ण है तद्भव तत्सम में उसे पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 24। हाँ, बहुत ही लाजवाब। बेल। बेल का बैल नहीं होता, बेल खाने वाला जो बेल होता है उसका तत्सम होता है बिल्व। बिल आधा ल फिर व, ये आपका बेल का क्या होता है दोस्तों? तत्सम। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी एरर है।
निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है? कौन सा तद्भव शब्द है? तो लोभी, लोभी आपका तद्भव शब्द है, बिल्कुल सही। ठीक है, जिसका तत्सम होगा लुब्ध। लुब्ध लिख दूं, ये आधा ब फिर ध, लुब्ध होता है। लोभी का तत्सम लुब्ध होता है। सितार किस भाषा का शब्द है? सितार यह आपका किस भाषा का शब्द है दोस्तों? चलिए बताइए जल्दी से सभी लोग अपना सही जवाब। जी बिल्कुल, बहुत ही लाजवाब उत्तर, शानदार उत्तर आप लोग दे रहे हैं आज। जी सही है आप लोगों का आंसर। सितार आपका फ़ारसी भाषा का शब्द है। सितार आपका फ़ारसी भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों, जी बिल्कुल सही। निम्नलिखित में किस शब्द में अधि उपसर्ग लगा है? अधि उपसर्ग किस में लगा है? साफ साफ दिख रहा है, किस में? अधिकार में। अधिकार में आपका अधि उपसर्ग लगा है। अगला, निम्नलिखित में किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगा है? किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगा है, इसका बताइए। किस में नहीं लगा है? दुबला। दुबला में प्रत्यय तो दिख ही नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पे दो उपसर्ग लगा है, यहाँ प्रत्यय नहीं जुड़ा है। ठीक है, हाँ। निम्नलिखित में किस शब्द में ता प्रत्यय नहीं लगा? तो जहाँ पे ता प्रत्यय नहीं लगा उसका आप लोग उत्तर बताइए। 29 में ता प्रत्यय मनुष्यत्व, मनुष्यत्व में, बहुत ही लाजवाब। जी बिल्कुल सही। देखिए मनुष्यत्व में आपका क्या है? ता प्रत्यय नहीं बल्कि अत्व प्रत्यय, आधा त और व, ये वाला प्रत्यय, ये भी प्रत्यय होता है, तो यह प्रत्यय लगा है। ठीक है, तो आपका जैसे शत्रुता, वीरता, इन सब में तो ता प्रत्यय लगा है। क्लेश का विशेषण बताइए। क्लेश का विशेषण क्या होता है? जी 30 का सही जवाब बताइए। क्लेश आपका विशेष्य है, जिसका विशेषण क्या होगा? क्लिष्ट। क्या होगा? क्लिष्ट। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जी हाँ, सही उत्तर है आप लोगों का। निम्नलिखित विशेषण विशेष्य युग्मों में कौन सा त्रुटिपूर्ण है, यानी कि एरर है, जो गलत है उसकी पहचान कीजिए। विशेषण और विशेष्य, ठीक, बताइए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में कि ताप और ताप्त। ताप विशेष्य है, जिसका सही विशेषण तप्त होता है। ताप्त नहीं होता, तप्त होता है। त आधा प फिर त, ये होता है इसका विशेषण ताप का। ठीक है, इसलिए सी में एरर है। राज दरबार में कौन सा समास है? राज दरबार बताइए भाई। राज दरबार अगर मैं इसका संधि विच्छेद कर दूं, विग्रह कर दूं, समास विग्रह, तो आप लोग पहचान लेंगे। जैसे राजा का दरबार, राजा का दरबार, का चिन्ह आ गया, इसका मतलब कि यह आपका क्या है? तत्पुरुष। क्या है? तत्पुरुष समास। ठीक। अगला, शीतोष्ण में कौन सा समास है? शीतोष्ण में कौन सा समास है? जी बताइए। होता क्या है शीतोष्ण का मतलब? शीत प्लस उष्ण, यानी शीत और उष्ण। तो इसमें आपका क्या है? यहाँ सभी लोग कंफ्यूज कर देंगे और यहाँ पे अक्सर लोग गलत कर देंगे। 99% लोग इस क्वेश्चन का आंसर गलत दे रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार यह परीक्षा में रिपीट हुआ है यह प्रश्न, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया। शीत प्लस उष्ण, यानी शीत और उष्ण। यहाँ पे आपका जिन लोगों ने द्वंद्व बताया, आप वाकई में लाजवाब हैं। आप लोग बहुत ही शानदार हैं। आप लोग को मेरा सलाम, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही निहायत ही अच्छे तरीके से आंसर दिया है। जी आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा संज्ञा पदबंध है? ठीक है, चलिए चारों ऑप्शन नहीं दिख रहा है, चलिए दिखा देते हैं। 34 में लग रहा है चारों ऑप्शन नहीं है। खैर 3 ऑप्शन है, तो आप लोग इसमें से चयन कीजिए। तो सही उत्तर क्या होगा? जी बताइए। 34 में तो मैं एक ऑप्शन जो आपका मिस हो गया है मैं उसको बता देता हूँ। ठीक है,
यहाँ पे मैं डी ऑप्शन लिख देता हूँ, ठीक है, शायद हो सकता है मिस प्रिंट हुआ है या मिस गायब हो गया है। देखिए चौथा ऑप्शन जो आपका है, रात को पहरा देने वाला, मैं बोल भी दे रहा हूँ, रात को पहरा देने वाला, पहरा देने वाला, ठीक है, ये आपका चौथा ऑप्शन है जो मिस हो गया था, इसलिए मैंने लिख दिया है। तो इसमें जो है संज्ञा पदबंध की बात करें तो ये चौथा ऑप्शन ही आपका सही है, ठीक है। देखिए रात को पहरा देने वाला संज्ञा पदबंध है, काम में लगा हुआ, काम में लगा हुआ, जैसे कोई अगर काम में लगा है तो वहाँ पे संज्ञा पदबंध का प्रयोग होता है, ठीक है। इस तरह से आप इसकी पहचान कर सकते हैं, क्रिया भी जुड़ी रहती है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है, वाक्य में वह कहाँ है कौन सा उपवाक्य है? मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है, यह पे वह कहाँ उपवाक्य। चलिए इसका बताइए 35। वह कहाँ है संज्ञा उपवाक्य है, वह कहाँ है ये आपका संज्ञा उपवाक्य है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हुआ सही, संज्ञा उपवाक्य ए ऑप्शन। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या करना चाहिए? भाई देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या होना चाहिए? इस वाक्य में फिलिंग द ब्लैंक्स भरिए सभी लोग। जी बहुत ही बढ़िया, उम्दा आंसर, वेरी नाइस। तो देखिए दोस्तों, रिक्त स्थान पर उद्दित, उद्दित मतलब ऑप्शन बी, मतलब क्या हुआ? देखिए तैयार रहना, इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब होता है तैयार रहना, ठीक है, तैयार रहना उद्दित का मतलब होता है। अब अगला प्रश्न थोड़ा सा आपको, जैसे आप लोग कहते हैं ना फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, केबीसी आप लोग अगर जब देखते हैं तो उसमें फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपको अरेंज करना होता है कौन सा सेंटेंस पहले आएगा। तो चलिए ये सभी आपके लिए फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का ये क्वेश्चन है, तो आप लोग जल्दी से इसको अरेंज कीजिए कि कौन सा ऑप्शन पहले रहना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आप लोग बताइए जल्दी से इसका उत्तर। मैं आप सभी को 3 सेकंड का टाइम देता हूँ, उसके बाद आंसर बताऊँगा। चलिए इसको जल्दी से अरेंज कीजिए उचित क्रम में। इसको कैसे अरेंज कर दें तो आपका सही आंसर बन जाएगा। जी दोस्तों बहुत ही बढ़िया। जी यहाँ पे देखिए फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में सभी विजेता हैं, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसके बाद ए। चलिए जीत गए भाई आप लोग, भाई सच में राइट आंसर दिए हैं। शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक, शुरू से ही आर्थिक, ये पहले नंबर पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर। तो यहाँ पे देखिए जिन लोगों ने अपना सही दिया मिलान कर लीजिए, पहले नंबर पे तीसरा होगा शुरू से ही, ठीक है। जी हाँ, यहाँ पे शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को, यहाँ पे आपका ये दूसरा नंबर अन्याय को, ठीक है। जी हाँ, बिना हिंसक विरोध के, ये आपका हुआ तीसरा, बिना हिंसक विरोध के, ठीक है। यहाँ पे होगा तीसरा बिना हिंसक विरोध के, और उसके बाद भारतीय सहते चले आए हैं, भारतीय, ये होगा चौथा, इसके बाद सहते चले आए हैं, ये हुआ पांचवा, ये हुआ छठवां, ठीक है। तो इस तरीके से ये हुआ सही क्रम। तो इसका सही उत्तर आपका 37 में क्या निकल गया? अगर मैं इसको अरेंज कर दिया तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दोस्तों है डी। क्या है? डी वाला। आप अगर देखो ये सही होगा। चलिए क्लासेस रोज़ 9:30 बजे चलती हैं। अब अगला देखिए, अलंकार आया है भाई, इसमें अलंकार बताइए। पानी विच मीन पियासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी। बहुत ही सुंदर लाजवाब वाक्य है। पानी विच मीन पियासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी, यहाँ कौन सा अलंकार है? 38 जी बताइए। विशेषेक्ति विशोष, चलिए उपमा नहीं भाई, उपमा नहीं है।
देखिए यहाँ विशेषोक्ति अलंकार है। अब आप सोचेंगे होता क्या है, थोड़ा मैं बता देता हूँ। जहाँ कारण रहते हुए भी कार्य नहीं होता उसे विशेषोक्ति अलंकार कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जहाँ कारण होते हुए भी कार्य नहीं होता वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, चलिए अगला। किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं? 14-12 पर यति होती हैं। इसमें सही उत्तर हाँ गीतिका। गीतिका सही उत्तर है भाई। गीतिका में क्या होता है आपका 26 मात्राएं होती हैं और 14-12 मात्राओं पर यति होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। क्या होता है? क्रोध होता है दोस्तों, प्यारे दोस्तों, क्रोध। तो आप लोगों ने क्रोध सही उत्तर दिया है, बिल्कुल सही है आप लोगों का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो कामायनी के रचयिता आपके हैं जय शंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन सी जीवनी है? तो कौन सी जीवनी है? 42 में जीवनी। जीवनी कौन सी है? आवारा मसीहा। आवारा मसीहा किसने लिखा? विष्णु प्रभाकर। इसके राइटर कौन है? आवारा मसीहा किसकी है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। ठीक है, ये मैं लिख दे रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इस लोकोक्ति का मतलब क्या है? खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसका मतलब क्या है? जी बताइए दोस्तों। भाई अभी तक 1300 लोग जुड़ गए हैं, अभी मैं देख रहा हूँ। और लाइक की संख्या तो अभी तक आप लोगों ने अपनी संख्या के बराबर नहीं दिखाई है। तो अपनी संख्या बल का प्रयोग करके एक बार सभी लोग पूरी ताकत से लाइक तो कर दीजिए। ठीक है प्यारे दोस्तों, एक बार 1 सेकंड का टाइम लेके जितने भी प्यारे भाई हैं सभी लोग लाइक करेंगे यार, प्लीज़। चलिए तो अभी देखिए, अब लाइक आई है, सभी ने लाइक कर दिया है। लाइक का बटन अभी प्रेस किया गया है सभी ने। जी बहुत ही तेज़ लाइक आई है अभी। खिसियानी बिल्ली खंभा नोची क्या बात है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ में झुंझलाना। कहते हैं ना, जब कार्य नहीं होता है, कोई कार्य नहीं होता आपसे, तो अपना गुस्सा आप किसी और पे निकालते हो। इसी को कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जैसे आप लोग जीवन में बहुत सारे अनुभव देख चुके हैं। अगला, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आप लोग जल्दी से शुद्ध वाक्य का इसका चयन करेंगे। तो इसमें शुद्ध वाक्य का अगर चयन करें तो दोस्तों क्या होगा? 44 में डी युद्ध हो रहा है। युद्ध हो रहा है, यह आपका शुद्ध वाक्य है। ठीक है, अन्य आपके अशुद्ध हैं। निम्नलिखित में कौन सा मूक का अनेकार्थक शब्द नहीं है? मूक का अनेकार्थक क्या नहीं होता? भाई जल्दी बताइए। मूक का अनेकार्थक शब्द क्या नहीं होता? भाई गूंगा होता है, चुप भी होता है, विवश, अवाका, शांत। मूक का अनेकार्थक शब्द, चलिए यहाँ पे शांत जो है आपका तो नहीं होगा। शांत मूक का नहीं होता। ठीक है, जी हाँ भाई, शांत है तो आप उसे मूक नहीं कहेंगे। अगला, पार्थिव शब्द के लिए सही वाक्य का चयन कीजिए। पार्थिव शब्द के लिए सही वाक्य का चयन कीजिए। तो 46 का राइट आंसर, जिसका संबंध पृथ्वी से है। पार्थिव, पार्थिव मतलब होता है जिसका संबंध पृथ्वी से होता है, उसे हम पार्थिव कहते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में शब्द युग्म अंश और अंश के उपयुक्त अर्थभेद बताइए। इसका मतलब क्या होता है? अंश और अंश किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? जी बताइए जल्दी से, अपना उत्तर कमेंट कीजिए। अंश का मतलब क्या होता है और अंश का मतलब क्या होता है? उच्चारण में तो एक ही जैसे लग रहे हैं लेकिन अर्थ अलग अलग हैं।
है ना। तो देखिए दोस्तों बता देते हैं, चलिए आंसर भी आया है, सभी का सही है जी, सही आंसर है। कुछ लोग का रॉन्ग है, बाकी सभी का सही है। अंश का मतलब होता है कौन सा अंश? ये वाला अंश। इस अंश का मतलब होता है कंधा, कंधा, ठीक है, ये वाला। और इस वाले अंश का मतलब होता है आपका, ये वाले अंश का मतलब होता है आपका क्या होता है? हिस्सा या भाग, ठीक है। तो 47 का जो आपका सही आंसर है कौन सा होगा? जो असंगत बोला था, ठीक है, वाक्यों में जो अर्थभेद, शब्द युग में जो अर्थभेद था उसका आपको चयन करना था। तो सही जवाब आप लोगों ने दिया था इसमें 47 में ऑप्शन बी, जो कि सही है, कंधा, ये वाला बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न आते हैं। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। जितने भी प्यारे दोस्त देख रहे हैं सभी को बता दें, रोज़ रात को 9:30 बजे क्लास चलती है, तो आप लोग मिस मत किया कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया कीजिए। लेट हो गए हैं कोई बात नहीं, आप लोग बेल आइकन प्रेस किया कीजिए। रोज़ 9:30 बजे क्लास होती है। भिन्नार्थक शब्द का चयन करेंगे दोस्तों। देखिए 48, तो 48 की बात कर रहे थे, तो आप लोगों ने सही उत्तर दे दिया है यहाँ पे, तो आप लोगों ने पहचान कर ली है, 100% सही जवाब दिया है। जी हाँ, वेरी गुड, 48 का आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ पे बी और सी में अधिकतर लोग कंफ्यूज हैं। देखिए होगा क्या यहाँ पे, इसमें अनिल शब्द जो है भिन्नार्थक है। अनिल जो होता है ये वायु का होता है। अनिल जो है, अनिल ये वायु का है, ठीक है, हाँ जी हाँ। और पावक, अनल, कृशान ये सभी अग्नि के हैं। पावक, अनल और कृशान ये अग्नि के होते हैं। चलिए क्लियर हो गया। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का पहला महाकाव्य, इसका आंसर आप लोग बताइए। तो खड़ी बोली का जो पहला महाकाव्य है आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा रचित। कौन सी? मैंने नाम तो बता दिया, अब आप लोग पहचान गए होंगे। मैंने नाम बताया, अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हरिऔध कहते हैं। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। प्रिय प्रवास, लाजवाब। भाई प्रिय प्रवास है, साकेत नहीं है, कंफ्यूज मत होइए। प्रिय प्रवास आपके हरिऔध के द्वारा रचित है। ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी में किन ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं? हिंदी में किन ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं? अयोगवाह आपका होता क्या है बताएं? बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बहुत ही बढ़िया, जी हाँ, प्रिय प्रवास। देखिए आपका अनुस्वार और विसर्ग यानी अंग और आहा, ये वाला, ये आपके क्या है दोस्तों? अयोगवाह है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आज की 50 प्रश्नों की क्लास कंप्लीट हुई है और आप लोगों ने, मैंने देखा है आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया उत्तर दिया है। मैं आप सभी को सैल्यूट करता हूँ कि आप लोग की जो तैयारी है बहुत ही बढ़िया चल रही दोस्तों। और आप लोगों से, जिन लोगों से क्लास मिस हो गई आज की, आपको मैं बता दूँ रोज़ 9:30 बजे क्लास चलती है, तो आप लोग रोज़ जुड़ जाया कीजिए। इसके लिए आप सभी सिर्फ एक छोटा सा काम कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और आज की क्लास अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो एक लाइक तो बनता है। सभी से मैं चाहूँगा एक लाइक ज़रूर करेंगे आज की क्लास को, ठीक है, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलना चाहिए यार इससे, कि मैं इतनी आपके लिए मेहनत करता हूँ, क्लासेस लाता हूँ, तो मेरा भी एक, मुझे लगता है कि हमारे प्यारे दोस्त जितने भी हैं सभी लाइक ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी को कह रहे हैं क्लासेस पसंद आई हैं, बेस्ट क्लास थी और आप सभी की पूरी तैयारी कराई जाएगी। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इसी तरह हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट।